अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट RN थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के KMU के इम्पोर्टेंट पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। MCQs को डिस्कस करने का मकसद डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ सिर्फ यही है कि जो MCQs में आप लोगों को समझा रहा हूँ तो इसकी आप लोगों को समझ आ जाए और इसके साथ साथ आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह के MCQs जो है आपके पेपर्स में आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि इस MCQ से आप लोगों को आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के MCQs मौजूद है, जिसमें MCQs नंबर 1 है, जिसमें कहते हैं कि मैनेजमेंट स्ट्राइव फॉर गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फॉर द लीस्ट इनपुट इज कॉल्ड। कहते हैं कि मैनेजमेंट की वो प्रोसेस या वो प्रॉपर्टी या वो एबिलिटी जिसमें हम मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को गेन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को गेन करने की काबिलियत हम में होती है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट की ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें हम कम से कम रिसोर्सेज को बरूहे कार लाते हुए उसको इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उससे हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, गेन करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को एफिकेसी कहते हैं या एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी आपके पास इसमें क्या आएगा? सही आएगा। MCQs नंबर 2 में कहते हैं कि गुड ह्यूमन स्किल्स ऑफ मैनेजर्स आर। हमारे साथ जो मैनेजर्स होते हैं तो इनमें जो गुड ह्यूमन स्किल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ठीक है, गुड ह्यूमन स्किल्स किसे कहते हैं? गुड ह्यूमन स्किल्स से मुराद ये हैं कि आप में ये एबिलिटी मौजूद हो कि आप हर तरह के लोगों के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते हो, हर तरह के लोगों को जो है डील कर सकते हो और उनसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो उनसे अचीव करवाने की आप में एबिलिटी हो। तो इस तरह के जो स्किल्स होते हैं मैनेजर्स में, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम गुड ह्यूमन स्किल्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन सी आएगा। कैसे आएगा? यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है हैज़ एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर पीपल्स। मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जितने भी स्टाफ होते हैं, ठीक है, तो हर एक बंदे के साथ आपको डील करना आता हो, आपको कम्युनिकेशन करनी आती हो, आपको पता हो कि कैसे मैंने इनसे अपनी बात मनवानी है या कैसे मैंने इनसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम करवाने हैं। तो इस तरह की जो एबिलिटी होती है, ठीक है, मैनेजर्स में, तो इसको हम गुड ह्यूमन स्किल्स कहते हैं। सो ये ऑप्शन सी आपके पास इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा। MCQs 3 में कहते हैं कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर एस्टेब्लिश बाय। मैनेजमेंट के हवाले से जो 14 प्रिंसिपल पेश किए गए थे तो वो किसने पेश किए थे? ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास ऑप्शन सी आएगा। हेनरी फियोल ने जो है मैनेजमेंट के हवाले से 14 प्रिंसिपल जो है वो पेश किए थे, 14 उसूल जो है वो बताए थे कि किस तरह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं, उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है ऑलरेडी हम अपने लेक्चर्स के दौरान जो है कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो मेरे चैनल पर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आपको एक एक डिटेल के साथ इन टॉपिक्स के हवाले से आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेंगी, तो वहां से आप ये सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। हेनरी फियोल ने जो है मैनेजमेंट के हवाले से 14 उसूल जो है वो बताए थे जिसके मुताबिक हम अपनी मैनेजमेंट को इफेक्टिव बना सकते हैं और इससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है, जो आउटकम है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
MCQs 4 में कहते हैं कि थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज गिवन बाय, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी किसने पेश की थी? तो ऑलरेडी मैं अपने लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को जो है मैक्स वेबर ने क्या किया था, पेश किया था इस थ्योरी को, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ MCQs नंबर 5 है। MCQs नंबर 5 में कहते हैं कि विच of the following managers are responsible for making organization decision। कहते हैं कि मंदरजा झेल में से वो कौन से मैनेजर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जितने भी डिसीजन होते हैं, जितने भी फैसले करने होते हैं, तो उन फैसलों के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मंदरजा झेल में से कौन से मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? टॉप लेवल मैनेजर होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं, या फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं? तो MCQs नंबर 5 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन सी आएगा। टॉप लेवल मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। MCQ 6 में कहते हैं हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। किन को जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट की बानी जो है करार दिया गया है, या किस को जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का बानी जो है समझा जाता है, कंसीडर किया जाता है? फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, हेनरी फ्योल, या ऑल ऑफ द अबव? तो MCQs नंबर 6 में आपके पास ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आएगा। फ्रेडरिक टेलर को जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का बानी जो है कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास इसमें सही आएगा। MCQ 7 में कहते हैं कि स्ट्रक्चर इन विच डिसीजन मेकिंग पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिपार्टमेंट्स एंड डिवीजन हैव वेरिंग डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इज कॉल्ड। कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर की वो स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें डिसीजन पावर को जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में तकसीम किया गया होता है, या ऑर्गेनाइजेशन की वो स्ट्रक्चर जिसमें जो डिसीजन या फैसला करने की जो पावर होती है, ठीक है, उसको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में तकसीम किया गया होता है, और हर एक डिपार्टमेंट के साथ जो है कुछ खास हद तक क्या होती है, वो उसके साथ ऑटोनॉमी होती है, उसके साथ क्या होती है, अथॉरिटी होती है, वो खुद मुख्तार होते हैं कुछ खास हद तक, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने डिपार्टमेंट के जितने भी वो डिसीजन करते हैं तो उसमें खुद मुख्तार होते हैं। तो ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में इस तरह का प्रोसेस होता है? सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, या बोथ ऑफ द अबव? तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है तो वो ऑप्शन बी आएगा, डिसेंट्रलाइज में होता है इस तरह से, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 7 में आपके पास बी आएगा। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज के हवाले से ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि सेंट्रलाइज ये हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन की वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें जितने भी डिसीजन होते हैं तो वो एक ही सरबराह कर रहा होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो CEO होता है, ठीक है, या उस ऑर्गेनाइजेशन का जो बानी होता है, सारे फैसले वही करता है और हर एक चीज़ के लिए फिर वही रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि डिसेंट्रलाइज जो प्रोसेस होता है इसमें डिसीजन जो है वो अकेले जो CEO होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अकेले नहीं करते, बल्कि वो अपने साथ ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनको बैठाते हैं, उनके साथ मशवरा करते हैं, उनको कुछ इख्तियारात देते हैं फैसला करने की। तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें आपके पास सही आएगा। MCQs 8 में कहते हैं कि इन मैनेजमेंट प्रोसेस provision of main power for the execution of a business plan is called। कहते हैं कि मैनेजमेंट प्रोसेस के दौरान या मैनेजमेंट प्रोसेस में जब हम मेन पावर जो है वो प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ के लिए, बिजनेस प्लान पर अमल करने के लिए, बिजनेस प्लान को जो है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए, तो इसको क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, डायरेक्टिंग कहते हैं, या स्टाफिंग कहते हैं? तो जाहिर बात है इसको हम स्टाफिंग कहते हैं। इस MCQs का मतलब बेसिकली यही है कि जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्लानिंग हमने की होती है तो उस प्लानिंग को प्रैक्टिकल
जो है उसमें अप्लाई करने के लिए, प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए हमें किन लोगों की ज़रूरत होती है? हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, हमें स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो उन स्टाफ को जब हम हायर करते हैं, उन ह्यूमन रिसोर्स को जब हम पूरी करते हैं, तो इस अमल को असल में हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग कहते हैं। ये चीज़ें जो हैं आप लोगों ने सोच समझकर रीड करनी होंगी। अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश की समझ आती हो तो ये एमसीक्यूज जो है इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे और आप फाइनल एग्जाम में बहुत आसानी से इस तरह के एमसीक्यूज को सही सही मार्क करके अपने पेपर्स को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको थोड़ी सी इंग्लिश जो है वो समझ में आनी चाहिए। MCQs number 9. The scientific statement of a result the business expects to achieve is termed is. The scientific statement of a result the business expects to achieve is termed is. अच्छा जी, इस एमसीक्यूज को आप लोग समझे, इस स्टेटमेंट को आप लोग समझने की कोशिश करें। कहते हैं कि द साइंटिफिक स्टेटमेंट ऑफ अ रिजल्ट, मतलब ये है कि जब हम साइंटिफिकली एक प्रॉपर प्लानिंग के बाद, एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरने के बाद, जब हम अपने फ्यूचर में काम करने के बारे में जो नताइज आखज़ करते हैं, जो रिज़ल्ट जो है उसके हवाले से हम क्या करते हैं? हाइपोथेसिस पेश करते हैं कि अगर हम इस प्लान पर अमल करते हैं तो इससे हमारे जो आउटकम होंगे उसमें इस तरह के इम्प्रूवमेंट आएंगी या इस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा होंगे। ठीक है, तो जो साइंटिफिक स्टेटमेंट होते हैं हमारे रिजल्ट्स के, ठीक है, या द बिजनेस एक्सपेक्ट्स टू अचीव इस टर्म, या बिजनेस के हवाले से हमने जो एक्सपेक्ट किया होता है कि वो हमने क्या करना है? अचीव करना है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस टर्म इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिसी कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, गोल कहते हैं या प्लान कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन 9 में आपके पास गोल आता है, ऑप्शन बी आपके पास आता है। ठीक है, द बिजनेस एक्सपेक्ट टू अचीव, मतलब यह है कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको हमने अचीव करना है, तो यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, अभी हमने अचीव नहीं किया हुआ, हम उसको अचीव करेंगे। तो इसके लिए हम जो मैनेजमेंट में जो टर्म यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? गोल कहते हैं। मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं ना, तो उन गोल्स के मुताबिक जो है हम क्या करते हैं? अपने जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसको डायरेक्ट करते हैं और उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। MCQs 10 में कहते हैं कि ब्रॉड जनरल गाइड्स to action that establish boundaries within which employees must operate is, कहते हैं कि ब्रॉड जर्नल गाइड जो है ये असल में हमारे साथ एक बुक होगा या कोई प्रिंसिपल्स होंगे। ठीक है, जिसमें जो है आप लोगों को बताया होता है, जिसमें आप लोगों की जो लिमिटेशन है, आप लोगों की जो बाउंड्रीज है वो आपको मेंशन की होती है कि आपने इन बाउंड्रीज में रहते हुए क्या करना है? काम करना है। तो इन ब्रॉड जनरल गाइड्स को क्या कहते हैं? गोल्स कहते हैं, पॉलिसीज कहते हैं, प्रोसीजर्स कहते हैं या रूल्स कहते हैं। तो जाहिरी बात है इसको रूल्स कहते हैं। रूल्स मतलब उसूल आपको बताए गए होते हैं। ठीक है, कि इन चीज़ों में जो है आपने इन लिमिटेशन में रहते हुए आपने क्या करना है? काम करना है। ऑप्शन डी आपके पास सही आएगा। MCQs 11 में कहते हैं कि SWOT एनालिसिस इज डन बाय, SWOT किसे कहते हैं? S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड फॉर वीकनेस, ठीक है, O स्टैंड फॉर व्हाट, ये आपने बताना है, एंड T स्टैंड फॉर थ्रेट। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो है हम किस लिए करते हैं? SWOT एनालिसिस इज डन टू, SWOT एनालिसिस हम किस लिए करते हैं? SWOT एनालिसिस जो है हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल कंडीशन है, ओवरऑल स्टेटस है, उसको हम जान सकें। तो SWOT एनालिसिस का जो मकसद होता है वो यही होता है कि टू इवैल्यूएट ओवरऑल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ से मुराद ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेटस होती है, जो पोजीशन होती है, तो इसको हम हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो SWOT एनालिसिस हम इसलिए करते हैं ताकि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो पोजीशन है, जो स्टेटस है, उसके बारे में
पता चल सके कि आया हम इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं या हम जो है नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, MCQs 12 में कहते हैं द प्रोसेस टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल इज, जाहिर बात है वो अमल जिसमें हम ग्रुप पर मुश्तमिल लोगों को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं एक खास गोल को हासिल करने की तरफ। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम लीडरशिप कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, इस अमल को हम लीडरशिप कहते हैं। मतलब हम लीड कर रहे होते हैं ग्रुप पर मुश्तमिल लोगों को कि हमने इस गोल्स को क्या करने हैं, अचीव करने हैं। तो लीडरशिप इस अमल को कहते हैं हम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। 13 में कहते हैं लीडरशिप स्टाइल इन विच लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर बाय ऑल। कहते हैं कि लीडरशिप स्टाइल की वो किस्म जिसमें जो लीडरशिप है उस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसको तमाम मेंबर्स के साथ शेयर किए होते हैं और तमाम मेंबर्स जो है इस लीडरशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें भरपूर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारे साथ कौन सा लीडरशिप स्टाइल है, डेमोक्रेटिक है, लेजिस फेयर है, ऑटोक्रेटिक है या ऑल ऑफ द अबव है। तो ये हमारे साथ MCQs नंबर 13 में क्या आएगा, MCQs नंबर 13 में हमारे साथ ये ऑप्शन बी आएगा, लेजिस फेयर। ठीक है, लेजिस फेयर ऑप्शन बी आपके पास आएगा। इसमें जो है लेजिस फेयर स्टाइल जो है नहीं आता। लेजिस फेयर स्टाइल ये हमारे साथ लीडरशिप की वो स्टाइल होती है जिसमें लीडर्स जो है वो सारी चीज़ों से हाथ उठा लेते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है अपने एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं और उनको कहते हैं कि आपने जो करना है करें, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। तो इसको हम लेजिस फेयर लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। ऑटोक्रेटिक से मुराद ये है जिसमें लीडर जो है वो फैसला करते हैं, फैसला सुनाते हैं और उस फैसले के मुताबिक जो है फिर एम्प्लॉयज़ ने काम करना होता है। उसमें एम्प्लॉयज़ जो है किसी किस्म का उनका अमल दखल नहीं होता। जबकि डेमोक्रेटिक से मुराद ये है कि लीडर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर मीटिंग करते हैं और मुख्तलिफ गोल्स के हवाले से वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसके बाद जो है डिसीजन करते हैं, उसके बाद जो है डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इसको डेमोक्रेटिक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है लीडरशिप स्टाइल इन विच लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड बाय ऑल। ठीक है, तो इसमें आपके पास कौन सा करेक्ट आएगा, हाँ जी, लेजिस फेयर जो है ये आपके पास ठीक है, बिल्कुल, बस ऑप्शन बी जो है ये आपके पास ठीक है, सही है। MCQs 14 में कहते हैं कि लीडर्स टेक्स डिसीजन एंड सीक टू अदर्स दैट द डिसीजन इज करेक्ट इज विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो जाहिर बात है ये हमारे साथ ऑटोक्रेटिक में आता है जिसमें लीडर जो है वो फैसला जस्ट लेते हैं, वो सिर्फ फैसले करते हैं और उसको फिर एम्प्लॉयज से उस पर अमल करवाने के लिए कहते हैं कि ये जो मैंने फैसला किया हुआ है ये ठीक है, इस पर आप लोगों ने काम करना है इसके मुताबिक। तो ऑप्शन बी जो है आपके पास MCQs नंबर 14 में क्या आता है, करेक्ट आता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे साथ MCQs नंबर 15 है। MCQs नंबर 15 में कहते हैं कि अच्छा जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हूँ MCQs नंबर 14 में। ठीक है, ये असल में हमारे साथ ऑटोक्रेटिक नहीं आता। MCQs 14 में जो कहा गया है कि लीडर्स टेक डिसीजन, लीडर जो है वो फैसला कर लेते हैं एंड सीक टू परसुएट अदर दैट द डिसीजन इज करेक्ट, और फिर उस डिसीजन लेने के बाद फिर वो लीडर जो है अपने जो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, उनको कहते हैं कि इसको आप लोग देखिए कि ये फैसला सही है या नहीं। मतलब उनसे मशवरा लेते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं। तो ये ऑटोक्रेटिक में नहीं आता बल्कि ये हमारे साथ डेमोक्रेटिक में आता है। तो ऑप्शन ए आपके पास इसमें
सही आएगा। MCQ 15 में कहते हैं कि ग्रेट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ऑलरेडी MCQs मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान भी बताया था कि ये वाला MCQ जो है, ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक थ्योरिस्ट थे जिन्होंने ये बात की थी लीडरशिप के हवाले से कि हमारे साथ जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, ठीक है, तो ये पैदाइशी तौर पर ये लोग जो है लीडर्स पैदा हुए हैं, पैदाइशी तौर पर इनमें ये लीडिंग की एबिलिटी जो थी ये पाई जाती थी, और लीडर बनने के लिए इन्होंने किसी किस्म की ट्रेनिंग, किसी किस्म की लर्निंग, किसी किस्म की स्कूल एजुकेशन जो है वो नहीं हासिल की थी। तो ये एक थ्योरिस्ट थे जो कि उन्होंने अपना एक नज़रिया पेश किया था, ठीक है, लीडरशिप के हवाले से। तो ये किस थ्योरी में जो है ये बात की गई थी कि ग्रेट लीडर जो है ये पैदाइशी तौर पर लीडर पैदा होते हैं और इनको जो है लीडर बनने के लिए किसी किस्म की ट्रेनिंग लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती। तो ये ग्रेट मैन थ्योरी में जो है ये बात की गई थी। तो ऑप्शन सी आपके पास MCQ 15 में क्या आएगा, सही आएगा, ठीक है। MCQ 16 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी डिस्क्राइब दैट पीपल कैन लर्न टू बिकम लीडर्स थ्रू टीचिंग एंड ऑब्जर्वेशन। फिर इसके बाद हमारे पास एक दूसरी थ्योरी आती है जिसको हम ट्रेड थ्योरी कहते हैं। ट्रेड थ्योरी भी तकरीबन ग्रेट मैन थ्योरी से सिमिलर थी, ठीक है, उस के साथ मिलती जुलती थी। फिर इसके बाद तीसरी जो थ्योरी आई थी तो उसमें इन दोनों थ्योरी के अपोज बात की गई थी कि जो ग्रेट लीडर्स होते हैं तो ये पैदाइशी तौर पर लीडर्स नहीं होते, बल्कि लीडर बनने के लिए इनको सिखाया जाता है, इनको जो है दिखाया जाता है, इनको जो है लर्निंग करवाई जाती है, इनको जो है पढ़ाया जाता है। तो ये किस थ्योरी में ये बात की गई थी, कंटिजेंसी थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी या ट्रांसैक्शनल थ्योरी। तो करेक्ट ऑप्शन 16 में आपके पास ऑप्शन सी आएगा विच इज बिहेवियरल थ्योरी, ठीक है, बिहेवियरल थ्योरी में ये बात की गई थी। ये आपने अपने माइंड में याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो यूनिट वाइज MCQs मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं जिन्होंने बाय किए हुए हैं, तो वो MCQs भी आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से याद करने हैं जिस तरह से मैं आप लोगों को ये पास पेपर अभी पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को समझा रहा हूँ। इस तरह से अगर आप MCQs को याद करेंगे तो फिर आप लोगों को लेक्चर्स देखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेक्चर जो है वो मैं इसलिए आप लोगों को पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों के कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर सारी बातें उन्हीं लेक्चर्स की हो रही है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, क्लासेस के दौरान। तो इसलिए लेक्चर्स लेना भी ज़रूरी है और MCQs को समझकर याद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 17 में कहते हैं कि द पावर दैट इज बेस्ड ऑन फियर ऑफ नेगेटिव रिजल्ट इज कॉल्ड व्हाट। कहते हैं कि पावर की वो किस्म जो कि बेस करती है फियर ऑफ नेगेटिव रिजल्ट पर, ठीक है, फियर ऑफ नेगेटिव रिजल्ट पर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह की जो पावर होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोर्सिव पावर कहते हैं। कोर्सिव पावर के हवाले से मैंने आपको बताया था कि कोर्सिव पावर जो है ये वो पावर होती है जिसमें आप किसी से कोई काम जब करवाते हैं तो उनसे आप बाय फोर्स काम करवाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं या कोई काम कराने के लिए कहते हैं और वो आपकी बात नहीं मानते, तो आप उनको कहते हैं कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं आपको आपकी ड्यूटी से जो है बर्खास्त कर दूंगा या आपकी प्रमोशन रोक दूंगा या आपकी शिकायत जो है मैं टॉप मैनेजर को कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह की जो पावर होती है जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा डराते हैं, ठीक है, कि ये काम आपने करना है, अगर नहीं किया तो आपकी जो सैलरी है उसमें से कटौती करूंगा। तो इस तरह की जो पावर होती है इसको हम कोर्सिव पावर कहते हैं। लेजिटिमेट पावर से क्या मुराद है, लेजिटिमेट पावर से मुराद ये है कि आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं या आप जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो मिसाल के तौर पर आप उस हॉस्पिटल में एज अ चार्ज या एज अ इंचार्ज नर्स के तौर पर काम कर रही है, वार्ड इंचार्ज है, ठीक है। तो इस वार्ड इंचार्ज होने की वजह से आपके पास एक पोजीशन आ गई, आपकी एक स्टेटस जो है वो बन गई है। तो इस स्टेटस की वजह से आपके अंडर जो है उस वार्ड के जो स्टाफ होते हैं वो आपके अंडर काम करते हैं, ठीक है। तो इस
पोजीशन की वजह से आपके पास जो अथॉरिटी होती है, आपके पास जो पावर होता है, जो कि आपको आपकी स्टेटस की वजह से मिली हुई होती है, तो इसको हम लेजिटिमेट पावर कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। MCQs नंबर 17 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है, कॉर्सिव पावर। 18 में कहते हैं कि पावर a person receive as a result of his or her position in the formal hierarchy of an organization। अभी मैंने आपको legitimate पावर का बताया। कहते हैं कि किसी शख्स के पास वो पावर या वो अथॉरिटी जो कि उसको उसकी पोजीशन की वजह से मिली होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब वो काम कर रहा होता है या किसी हॉस्पिटल में जब वो ऑन ड्यूटी होता है, तो उसको जो पावर मिली होती है उसकी स्टेटस की वजह से मिली होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लेजिटिमेट पावर कहते हैं। तो MCQs 18 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन ए आएगा, सही है। MCQs 19 में कहते हैं कि इंटेंशनल एक्ट of influence to enhance or protect the self-interest of individual or group is called intentional act of influence to enhance or protect the self-interest of individual or group is called what? कहते हैं कि आप क्या करते हैं कि आप इंटेंशनली कोई ऐसा काम करते हैं जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, लोगों को या तो किसी चीज़ के लिए उनको एनहांस करते हैं, इनकरेज करते हैं, या अपनी ज़ाती जो ज़रूरियात है या फ़ायदे है उसके लिए आप उनको क्या करते हैं, किसी किस्म की चीज़ से जो है आप उनको महफूज करते हैं या उनको आप प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स का आपको पता है ना, सियासत को कहते हैं। सियासत में हम क्या करते हैं, लोगों को हम इनकरेज करते हैं कि आपने उस बंदे को वोट नहीं देना, वो बंदा जो है ठीक नहीं है, वो आप लोगों के राइट्स का ख्याल नहीं रख सकता, वो आपके राइट्स को खा लेगा, इसलिए आप मुझे जो है वोट दे ताकि मैं आप लोगों के राइट्स का ख्याल रखूं, आप लोगों के लिए जो है मैं खिदमत जो है सर अंजाम दूं। तो ये क्या होता है, इस तरह के जो इंटेंशनल एक्ट होते हैं जो कि आप क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के मुताबिक काम करते हैं, तो इसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं। MCQs 20 में कहते हैं कि विच लीडरशिप थ्योरी डिस्क्राइब दैट सक्सेस डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स सच एज लीडरशिप स्टाइल, क्वालिटीज ऑफ द फॉलोअर्स एंड एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन। कहते हैं कि लीडरशिप, वो कौन सी लीडरशिप थ्योरी थी जिसमें ये बात बताई गई थी कि कामयाबी जो है ये मंदरजा झेल बातों पर जो है ये डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि लीडर्स की जो लीडरशिप स्टाइल है उस पर डिपेंड करता है, इसी तरह से लीडर्स के जो फॉलोअर्स होते हैं उनकी क्वालिटीज़ पर डिपेंड करता है, और इसी तरह से जो सिचुएशन होती है उस पर डिपेंड करता है। तो ये किस थ्योरी में ये बात जो है बताई गई थी, कंटिजेंसी थ्योरी में, ट्रेड थ्योरी में, ग्रेटमैन थ्योरी में, या सिचुएशनल थ्योरी में? तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 20 में आपके पास ऑप्शन ए आएगा, कंटिजेंसी थ्योरी में ये बात बताई गई थी। ठीक है, 21 में कहते हैं विच प्लानिंग प्रोवाइड ब्रॉड एंड लॉन्ग टर्म गोल्स और डायरेक्शन फॉर द बिजनेस। कहते हैं कि हमारे साथ वो कौन सी प्लानिंग होती है, प्लानिंग की वो कौन सी किस्म है जिसको हम ब्रॉड और लॉन्ग टर्म गोल और जो डायरेक्शन होती है उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ऑपरेशनल प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सिचुएशनल प्लानिंग, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है ये हमारे साथ वो प्लानिंग होती है जिसको हम लॉन्ग टर्म टाइम पर जो मुश्तमिल गोल्स होते हैं उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जबकि ऑपरेशनल प्लानिंग जो है ये शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। 22 में कहते हैं कि स्पेसिफिक एंड डेफिनेट कॉर्पोरेट एक्शंस दैट एम्प्लॉयज मस्ट फॉलो आर। कहते हैं कि वो स्पेसिफिक एंड डेफिनेट कॉर्पोरेट एक्शन जो कि एम्प्लॉयज़ ने हर हाल में उसको फॉलो करना होता है, इसको क्या कहते हैं, इस को पॉलिसी कहते हैं, प्रोसीजर कहते हैं, एक्शंस कहते हैं, या रूल्स कहते हैं। तो 22 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ ये वो होती हैं जिस जब पॉलिसीज़ बनती हैं तो वो पॉलिसीज़ जो है फिर हर एक बंदे ने उसको फॉलो करना होता है। ठीक है, उस पर अमल करना होता है। तो स्पेसिफिक एंड डेफिनेट कॉर्पोरेट एक्शंस दैट एम्प्लॉयज मस्ट फॉलो, जो कि एम्प्लॉयज ने उसको हर हाल में फॉलो करना होता है, तो ये हमारे
साथ पॉलिसीज कहलाती हैं। 23 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, मंदरजा झेल में से कौन सा जो है उसको कम्युनिकेशन बैरियर या कम्युनिकेशन रुकावट में कंसीडर नहीं किया जाता। लैंग्वेज जो है ये हमारे साथ हो सकती है, मिसाल के तौर पर मैं उर्दू बोल रहा हूँ और आप पश्तो बोल रहे हैं, या मैं पश्तो बोल रहा हूँ आप उर्दू स्पीकर हैं, तो मेरी पश्तो जो है आप लोगों को समझ नहीं आएंगी, आपकी उर्दू मुझे समझ नहीं आएंगी, तो लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। वैल्यू एंड बिलीव्स, विजुअल इमेजेस या फिल्टरिंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा आएगा 23 में? ऑप्शन सी जो है विजुअल इमेजेस जो है ये कम्युनिकेशन बैरियर में जो है कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है। टू गिव फीडबैक विच कम्युनिकेशन इज यूज, जब हम फीडबैक देते हैं, ठीक है, तो किस तरह की कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, लेटरल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन या हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है MCQs नंबर 24 में, तो वो ऑप्शन सी है विच इज़ अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी आएगा। MCQs 25 communication which flows quickly and haphazardly among people at all hierarchical level is called, कहते हैं कि वो कम्युनिकेशन जो कि बहुत फास्ट होती है, मतलब बहुत आसानी से होती है, ठीक है, हर तरह के लोगों में या लोगों के साथ, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? अपवर्ड कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या ग्रेप फाइन कम्युनिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन 25 में आपके पास क्या आएगा? ग्रेपाइन कम्युनिकेशन आएगा। ठीक है, ग्रेपाइन कम्युनिकेशन किसे कहते हैं ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लेक्चर्स के दौरान मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ है, लेकिन मैं आपको मज़ीद इसको डिस्कस करके बताऊंगा। Which of the following option is incorrect regarding effective communication require the message to be, कहते हैं कि मंदर झेल में से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। ठीक है, सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो मैसेज है वो क्लियर और कंसाइज हो, वो एक्यूरेट हो, ठीक है, वो टाइम बाउंडेड हो, लेकिन सी में कहा गया है कि इररिलेवेंट टू द नीड ऑफ द रिसीवर, रिसीवर के नीड्स के इसके रिलेटेड हो, ठीक है, तो ठीक होगा। अगर रिसीवर के नीड्स के मुताबिक ना होगा, इररिलेवेंट होगा, ठीक है, तो फिर वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होंगे। तो ऑप्शन सी इसमें आपके पास सही ऑप्शन आएगा, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रिक्वायरमेंट्स में नहीं आता। 27 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स द सेंडर टू बी, ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं कि मंदर झेल में से हमारे साथ कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, जो कि सेंडर को जो है उसने देखना होता है। तो सेंडर को क्या करना होता है? टू नो द सब्जेक्ट वेल, ठीक है, कि उसको जो है उस बंदे का अच्छे तरीके से पता हो कि उसकी नीड्स क्या है। स्पीक अबव द लेवल ऑफ द रिसीवर, ठीक है, या बी इंटरेस्टेड इन आर सब्जेक्ट या चूज एन अप्रोप्रिएट। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी है। स्पीक अबव द लेवल ऑफ द रिसीवर से मुराद ये है कि आपने रिसीवर मतलब जो सुनने वाला होता है उसके समझने से ऊपर, मतलब उसके लेवल से ऊपर आप बात करेंगे तो उसको समझ नहीं आएंगे, या उससे आप मेडिकल टर्म में बात करते हो तो उसको समझ नहीं आएंगे। तो जो सुनने वाला होता है उसके लेवल के मुताबिक जो है आपने उनसे बात करनी होगी, उनसे बातचीत करनी होगी, ताकि उसको आपकी बातों की समझ आ जाए। तो ऑप्शन बी आपके पास इसमें सही आता है। ठीक है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। फिर 28 में कहते हैं कि एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड योर राइट्स विदाउट वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर इज विच स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। कहते हैं कि कम्युनिकेशन की वो किस्म जिसमें आप क्या करते हैं, अपने आप को और अपने जो राइट्स है उसको क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसके बारे में आप बात करते हैं बग़ैर किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, बग़ैर किसी के राइट्स का जो है दजिया उड़ाए हुए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? पैसिव, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, या
ये किस कम्युनिकेशन की किस स्टाइल में हम ये एबिलिटी यूज़ करते हैं, पैसिव, एग्रेसिव, असर्टिव या नॉन ऑफ द अबव। तो जाहिर बात है ये हमारे साथ किस में आएगा, ये हमारे साथ असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल है। ठीक है, असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल ये वो स्टाइल होता है जिसमें हम अपने आप को, अपने राइट्स के बारे में एक असर तरीके से जो है बात करते हैं। ठीक है, और दूसरे लोगों के राइट्स की धज्जियां नहीं उड़ाते, उसका ख्याल रखते हैं। 29 में कहते हैं कि इन विच कम्युनिकेशन स्टाइल पर्सन रिस्पेक्ट्स अदर राइट्स वेल इग्नोरिंग ओन राइट्स। कहते हैं कि कम्युनिकेशन की वो कौन सी किस्म है जिसमें जो बंदा होता है वो दूसरे के राइट्स का तो मुकम्मल ख्याल रख रहा होता है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने राइट्स को जो है मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर रहा होता है, मतलब अपने राइट को छोड़ते हुए दूसरों के राइट्स का ख्याल रख रहा होता है, जो कि ठीक बात नहीं है। अपने राइट्स का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, असर्टिव कहते हैं, एग्रेसिव कहते हैं या पैसिव कहते हैं। तो जाहिर बात है इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह की जो कम्युनिकेशन स्टाइल होती है इसको हम पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल कहते हैं। 30 में कहते हैं आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन इनसाइड वन्स ओन माइंड। कहते हैं कि वो आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन जो कि एक बंदे के खुद के बनाए हुए होते हैं। ठीक है, खुद से उसने सोचा हुआ होता है, वो इंफॉर्मेशन हासिल की होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल नहीं कहते। तो ऑप्शन ए आपके पास इसमें सही आएगा। 31 में कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ स्पेसिफिक टास्क टू अनदर मेंबर एम्पावरिंग दैट इंडिविजुअल टू अकम्प्लिश द टास्क इफेक्टिवली स्टार्ट। कहते हैं कि वो अमल जिसके ज़रिए हम किसी ख़ास टास्क के लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक बंदे से लेकर दूसरे बंदे के हवाले करते हैं ताकि उसको वो अच्छे तरीके से क्या करे, पूरा करे। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएशन, डेलीगेशन या मॉनिटरिंग कहते हैं। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन सी आएगा। इस अमल को हम डेलीगेशन कहते हैं, जिसमें आप एक बंदे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं और दूसरे बंदे के हवाले करते हैं कोई ख़ास टास्क को करने के लिए, तो इसको डेलीगेशन कहते हैं। 32 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग activities completed efficiently and effectively with and through other people is called। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द प्रोसेस। कहते हैं कि वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें आप जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसको एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिव तरीके से दूसरे लोगों के साथ क्या करते हैं, सरअंजाम देते हैं। लीडिंग, मैनेजमेंट, सुपरविजन या कंट्रोलिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम MCQs 32 में हमारे साथ इसको हम मैनेजमेंट कहते हैं कि चीज़ों को मैनेज करना। 33 में कहते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर द। प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, डायरेक्शन देना, कंट्रोलिंग, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके साथ क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ये मैनेजमेंट के फंक्शंस में आता है। ठीक है, 34 में कहते हैं कि डैश a process in which the employees are encouraged to remain with the organization for the maximum period or until completion of the project is called। कहते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें एम्प्लॉयज़ को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहें ज़्यादा टाइम के लिए, या एक प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने तक जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे, लीव ना करें। तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉय रिटेंशन कहते हैं। ठीक है, MCQs नंबर 34 में करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बी आएगा, एम्प्लॉय रिटेंशन। 35 में कहते हैं कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होती है इसमें कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं, तो इसमें टेक द व्यू दैट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मोटिवेट स्टाफ। ठीक है, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के मुताबिक ये बात की जाती है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिवार्ड और पनिशमेंट का प्रोसेस होगा, रिवार्ड और पनिशमेंट का जो है प्रोसेस होता है, मतलब लोगों को रिवार्ड भी दी जाती है, उनको पनिश भी किया जाता है, तो इससे स्टाफ जो है क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। स्टाफ की जो इम्प्रूवमेंट है, जो क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ है, उसमें इम्प्रूवमेंट आती हैं। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में जो है ये खसूसियत पाई जाती है। ऑप्शन डी इसमें आपके पास सही आएगा। तो ये था
आपका जो है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का KMU का पास पेपर जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस सब्जेक्ट के जो पार्ट 2 है उसको हम डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग जो 35 MCQs है उसको हम डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।